हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss remedies for breach of contract. तो अब इससे पहले वाले वीडियोस में हम 3 रेमेडीज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस कर चुके हैं और अब इस वीडियो में हम रिमेनिंग 2 रेमेडीज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे 4th रेमेडी है किसी भी अग्रीव्ड पार्टी के पास जिसको भी ऐसा लगता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में उसके साथ कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उस पार्टी के पास जो रेमेडी है वो है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब यहाँ पर क्या है, पहले ये देखते हैं कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं नेचर एंड काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, कि एक्चुअल कैरिंग आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज अग्रीड, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को वैसे ही परफॉर्म करना जैसे वो अग्री हुआ था कि वो ऐसे ही परफॉर्म होगा, वैसे ही उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना। तो जैसी परफॉर्मेंस डिसाइड हुई थी वैसे ही उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने को ही हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहते हैं। तो अब ये रेमेडी क्या कह रही है कि सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि जो भी अग्रीव्ड पार्टी है वो ऐसा कह रही है कि वो अब केस फाइल करेगी ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि वो ऐसा चाहती है कि जो दूसरी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है या जो गिल्टी पार्टी है वो अब उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को वैसे ही परफॉर्म करे जैसे वो डिसाइड हुआ था कि वो ऐसे ही परफॉर्म होगा। तो अब यहाँ पे एक्चुअल कैरिंग आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज अग्रीड है। सच अ सूट मे बी फाइल्ड आइदर इंस्टेड ऑफ और इन एडिशन टू अ सूट फॉर डैमेजेस, मतलब ऐसा जो भी सूट है जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पे फाइल हो रहा है, तो ऐसे सूट जो हैं वो या तो अकेले ऐसे ही स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पे ही सूट फाइल हो सकता है, या फिर वो जो अग्रीव्ड पार्टी है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की सूट फाइल करने के साथ साथ वो ये इसकी भी सूट फाइल कर सकती है कि वो अब अपने डैमेजेस को क्लेम करना चाहती है, वो सूट फॉर डैमेजेस भी फाइल कर सकती है अलॉन्ग विथ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो सूट फॉर डैमेजेस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें भी यहाँ पर वही प्रोविज़न जो है वो एप्लीकेबल होगा सूट फॉर डैमेजेस के केस में भी। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर कोई अग्रीव्ड पार्टी ऑप्ट करती है कि वो सूट फाइल करना चाहती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के ऊपर, तो वो ऐसा भी कर सकती है और इसके साथ साथ वो डैमेजेस के लिए भी, डैमेजेस को क्लेम करने के लिए भी सूट फाइल कर सकती है। तो अब यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज नॉट ग्रांटेड एज अ रूल इन, तो अब कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जिनमें जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वो अलाउड नहीं होती, कोर्ट ऐसा ग्रांट नहीं करता कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो अब परफॉर्म होनी चाहिए। जो भी गिल्टी पार्टी है वो अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देगी, तो ऐसा कोर्ट वहाँ ग्रांट नहीं करता। इसके 3 केसेस हैं, लेकिन उससे पहले इट इज़ ओनली ग्रांटेड वेयर लीगल रेमेडी इज़ इनएडिक्वेट, मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जो सूट है वो तभी ग्रांट होती है, तभी उस अग्रीव्ड पार्टी को वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो मिलती है, कब, जब जो लीगल रेमेडी है वो इनएडिक्वेट हो। अगर कोई भी लीगल रेमेडी अगर उस अग्रीव्ड पार्टी को मिली है और उसे ऐसा लगता है कि वो रेमेडी जो है वो उसके डैमेजेस जो उसे हुए हैं उसके कंपैरिजन में बहुत कम है, तो उसे ऐसा लगा है यहाँ पर कि अब वो जो रेमेडी, लीगल रेमेडी जो मिली उसे वो इनएडिक्वेट थी उसके डैमेजेस के कंपैरिजन में, तो उस केस में जो है वो कोर्ट जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट कर देती है कि अब उस कॉन्ट्रैक्ट को वैसे ही परफॉर्म किया जाए जैसे डिसाइड हुआ था, क्योंकि जो लीगल रेमेडी है वो इनएडिक्वेट लग रही है अग्रीव्ड पार्टी को। तो सिर्फ ऐसे ही केस में जहाँ पर इनएडिक्वेट होगी लीगल रेमेडी तभी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट जो है वो अलाउड होता है, तभी ऐसा बोला जाता है कि जो गिल्टी पार्टी है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देगी। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज नॉट ग्रांटेड एज अ रूल, मतलब कि यहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो ग्रांट नहीं की जाएगी कोर्ट की तरफ से, क्योंकि वहाँ पर जो लीगल रेमेडी है वो एडिक्वेट होगी। तो अब इसके जो 3 केसेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे।
तो फर्स्ट केस है यहाँ पर वेयर मॉनिटरी कंपनसेशन इज एन एडिक्वेट रिलीफ, मतलब वहाँ पर अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी लीगल रेमेडी अग्रीव्ड पार्टी को मिली, अगर वो एडिक्वेट हुई मॉनेटरी टर्म्स में, अगर उसे कोई भी मॉनेटरी कंपनसेशन मिलता है, लेट्स से उसको कोई भी जो डैमेजेस हुआ है उसको देखा जाता है कि मॉनेटरी टर्म्स में उसको कितना लॉस हुआ है या डैमेज हुआ है, और फिर उसी के अगेंस्ट उसको डैमेज को कंपनसेट करता हुआ उसको कोई मॉनेटरी कंपनसेशन मिल जाता है और वो एडिक्वेट भी होता है, वो एडिक्वेट रिलीफ है लॉ की टर्म्स में, तो फिर हम उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो ग्रांट नहीं करेंगे कि यहाँ पर जो गिल्टी पार्टी है वो तब भी जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे। तो ऐसा नहीं होगा सिर्फ इन्हीं केसेस में। अदरवाइज अगर वो इनएडिक्वेट लगती है उसको तो फिर हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलाउ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वो एडिक्वेट रिलीफ है, अगर वो मॉनेटरी कंपनसेशन जो है वो एडिक्वेट है, पर्याप्त है हमारे जो भी डैमेजेस हुए हैं उसके कंपैरिजन में, तो फिर हम वहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे दस द कोर्ट रिफ्यूज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो तभी यहाँ पर जो कोर्ट है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को रिफ्यूज़ कर देगा कि अब उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो नहीं परफॉर्म होगी गिल्टी पार्टी के द्वारा। तो अब इसमें नेक्स्ट केस है कि वेयर कोर्ट कांट सुपरवाइज द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सच दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, मतलब ऐसा उन केसेस में भी होता है जहां पर कोर्ट जो है वो एक्चुअली सुपरवाइज नहीं कर सकता एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है उस कॉन्ट्रैक्ट की, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट का जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन है वो अगर कोर्ट जो है वो सुपरवाइज नहीं कर पा रहा, तो उस केस में भी कोर्ट जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो ग्रांट नहीं करता। अब ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट होंगे जिनमें जो कोर्ट है वो एक्चुअल सुपरवाइज नहीं कर पाता उसकी परफॉर्मेंस या एग्जीक्यूशन को कॉन्ट्रैक्ट की? तो ऐसे के कॉन्ट्रैक्ट्स का जो एग्जाम्पल है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग और भी ऐसे काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनमें जो कोर्ट है वो एक्चुअल सुपरवाइज नहीं कर सकता है एग्जीक्यूशन को, तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखा कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग का, जहाँ पे कोर्ट जो है वो एक्चुअल से नहीं सुपरवाइज कर पा रहा कि वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितना एग्जीक्यूट हो चुका है। तो उस केस में भी कोर्ट यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो ग्रांट नहीं करेगा। तो अब इसका नेक्स्ट केस है वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ पर्सनल सर्विस। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर पर्सनल सर्विस का है और वहाँ पर भी अगर एडिक्वेट लीगल रिलीफ जो है वो अग्रीव्ड पार्टी को मिल चुका है, तो उस केस में भी यहाँ पर कोर्ट जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करेगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स के एग्जाम्पल हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, जिनको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस बोलते हैं। तो इन केसेस में जो कोर्ट है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करता, और इसमें जो एडिक्वेट रिलीफ है या चाहे वो मॉनेटरी टर्म्स में हो या किसी और टर्म्स में हो, तो वहाँ पे कोर्ट उस कंपनसेशन पे ध्यान देता है, ना कि उस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पर। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज के केस में होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग के केस में होता है, और जहाँ पर मॉनेटरी कंपनसेशन अगर एडिक्वेट है तो उस केस में भी जो कोर्ट है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो ग्रांट नहीं करता। अदरवाइज अगर इसमें जो भी लीगल रेमेडी है अगर वो इनएडिक्वेट मिली, अगर वो लगी कि वो इनएडिक्वेट है डैमेजेस के कंपैरिजन में, तो वहाँ पर फिर कोर्ट जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट कर सकता है। तो अब हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पे एम्फेसाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस और इनके कंसेप्ट जो हैं वो एक्चुअली एग्जाम्पल्स के थ्रू पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो इसीलिए हमें इनके कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम अपनी लास्ट रेमेडी डिस्कस करते हैं जो है कि सूट फॉर इंजंक्शन। अब यहाँ पे सूट ऑफ इंजंक्शन की बात हो रही है, तो हम पहले देखते हैं कि हम इंजंक्शन जो है वो किसको कहते हैं। अब इंजंक्शन इज़ एन order of a court restraining a person from doing a particular act। अब यहाँ पे इंजंक्शन का मतलब है कि ये ऑर्डर ऑफ कोर्ट होता है जिसमें कोर्ट जो है वो रिस्ट्रेन करता है, मतलब किसी भी एक पर्सन को रोकता है कोई एक पर्टिकुलर एक्ट को परफॉर्म करने से, तो उसी को हम इंजंक्शन बोलते हैं कि यहाँ पर कोर्ट जो है वो किसी भी एक पर्सन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने से। मतलब इंजंक्शन एक नेगेटिव टर्म है जिसमें कुछ भी चीज़ ना करने के ऊपर एम्फेसिस है। तो अब यहाँ पे इट इज़ अ मोड for securing the specific performance of the negative terms of the contract।
एंड इनजंक्शन इज अ प्रिवेंटिव रिलीफ। अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर। तो अब मान लेते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है P और Q के बीच में, और अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कह रहा है कि सिंग एट माई थिएटर, मतलब अब Q का एक थिएटर है, वो उस थिएटर को ओन करता है, और अब Q ने P से ऐसा बोला कि आप हमारे जो थिएटर है उसमें आके आप गाना गाएंगे। तो अब इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया कि अब Q के थिएटर में P जो है वो काम करेंगे, एंड यू वोंट बी सिंगिंग फॉर एनीवन एल्स। और इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ कि P जो है वो Q के थिएटर में गाना गाएंगे, उसके साथ साथ Q ये भी बोलता है, मतलब एक नेगेटिव टर्म भी बोलता है कि अब अगर आप मेरे थिएटर में गाएंगे तो आप किसी और के लिए नहीं गाएंगे। तो यहाँ पे Q ने यहाँ पे नेगेटिव टर्म में भी रख दिया, वोंट बी सिंगिंग फॉर एनीवन एल्स, कि आप किसी और के लिए नहीं गाएंगे अगर आप हमारे थिएटर में गाते हैं तो। लेकिन अब यहाँ पे आगे क्या होता है कि P जो है वो R को ऐसा बोल देते हैं। अब इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि अब P जो है वो R के लिए गाएंगे। तो इससे क्या होता है कि P जो है वो Q के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था गाने वाला, वो जो है उसको ब्रीच कर देते हैं, मतलब यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस बन जाता है, और यहाँ पे Q जो है वो P के अगेंस्ट केस फाइल कर देते हैं। तो यहाँ पर कोर्ट ऐसा बोलता है कि अब P ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है और यहाँ पे इनजंक्शन की सूट फाइल करी है Q ने, तो यहाँ पे अब P जो है वो किसी और के लिए नहीं गाएंगे, और यहाँ पर इट इज़ अ मोड फॉर सिक्योरिंग द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द नेगेटिव टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब यहाँ पे Q जो है वो ऐसा सिक्योर करना चाहते थे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को, कि वो जो परफॉर्मेंस है जो P गाना गाएंगे, तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ Q के ही थिएटर में होगा, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है P को किसी और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। तो यहाँ पर कोर्ट क्या बोलता है कि अगर P जो है वो Q के थिएटर में नहीं गा रहे हैं तो P यहाँ पर किसी और के लिए भी नहीं गाएंगे, और यहाँ पर Q जो है अब उनको कंपनसेशन मिलेगा, किस लिए, जो भी उनको डैमेजेस P की वजह से हुए हैं, जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट में Q ने डैमेजेस जो हैं वो सफ़र करे हैं, तो अब P को वो डैमेजेस जो हैं वो Q को देने पड़ेंगे, और Q यहाँ पे वो डैमेजेस क्लेम करने के लिए एंटाइटल्ड होंगे। और यहाँ पे P जो है वो उनकी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो उन्होंने इनजंक्शन में उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया है, उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पर अब P जो है वो लायबल हैं उनको कंपनसेशन देने के लिए। यहाँ पर P को अब Q को कंपनसेट करना पड़ेगा, जो भी लॉसेस Q ने बियर करे उसके लिए। तो इसीलिए जो इनजंक्शन है इज़ अ प्रिवेंटिव रिलीफ होता है, और इसके साथ साथ सूट फॉर इनजंक्शन में ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं जहाँ पर एंटिसिपेटरी ब्रीच होता है, और जहाँ पर रिलीफ जो है अगर वो एडिक्वेट नहीं होता तब ये सूट फॉर इनजंक्शन जो है वो फाइल की जाती है Q के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर अब Q के थिएटर में तो वो नहीं गाएंगे, लेकिन अब Q ने इसलिए केस फाइल किया कि P जो है वो कहीं और भी नहीं गाएंगे। तो इसी को हम कहते हैं सूट फॉर इनजंक्शन, जो कि एक प्रिवेंटिव रिलीफ है जो अग्रीव पार्टी को मिल रहा है, और ऐसा एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी हो सकता है। तो अब आई होप आप इन सारी रेमेडीज़ को समझ गए होंगे। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक फ्रेश टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।